गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं और डिटरमिनेंट्स में अभी तक 12 लेक्चर अपलोड हो गया है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये डिटरमिनेंट का लास्ट टॉपिक है। कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए। आज नहीं होगा तो अगले दिन जो सीओ है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले समझिए लीनियर इक्वेशन। आप सुने होंगे नाम, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल पे पावर 1 होना चाहिए। वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, पावर ऑन द वेरिएबल। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 है, अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 है तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो उसे लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा, है ना। ये लीनियर इक्वेशन का पहचान होता है कि वेरिएबल के पावर में 1 रहेगा तो लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2x + 3 = 0। वेरिएबल x है, x का पावर 1 है, यानी कि यह लीनियर इक्वेशन है। कहीं लिखा हुआ है इस तरीके से 3x + 4y - 1 = 0। इसमें वेरिएबल x y दोनों है तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि x y के पावर में 1 है, लीनियर इक्वेशन है। कहीं लिखा हुआ इस तरीके से 5x - 2y + 4z = 3। इसमें देखिए वेरिएबल x y z तीनों है और तीनों के पावर में 1 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन है। यानी ये जो तीनों एग्जांपल आप देख रहे हैं ये तीनों लीनियर इक्वेशन है, ये तीनों के तीनों लीनियर इक्वेशन है। अब अंतर क्या है, देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है, इसमें तीन वेरिएबल है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे सिस्टम लगा हुआ है, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम आपको बताते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए सिस्टम कहने का मतलब हो गया कि 2 या 2 से अधिक। सिस्टम कहने का मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 और मोर देन 2 लीनियर इक्वेशन, 2 या 2 से अधिक लीनियर इक्वेशन को कहा जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम कहने का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ समझिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x + 2y = 3। आप पढ़ेंगे यह एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है ना। अगर मान लीजिए इसी के साथ में एक और इक्वेशन दे दिया 3x - 4y = 5, तो अगर लीनियर इक्वेशन अकेले रहेगा तब तो वो सिंपली केवल लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन एक बार में दिया हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। माने दोनों लीनियर इक्वेशन को एक बार में पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है x + y + z = 3, 3x - 2y + 4z = 5 और x - 2y + 3z = 7। तो यहाँ पे देखिए तीन लीनियर इक्वेशन एक बार में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। माने तीनों इक्वेशन को एक बार में पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको सिस्टम का मतलब समझ में आ
देखिए अब हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम आपको बता दिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका वैल्यू बताना है ना। किसी इक्वेशन में वेरिएबल का जो वैल्यू मिलता है उसे हम लोग उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल का वैल्यू कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ इट मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल उपस्थित है उस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसे हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि x + 2y = 3 और 3x - 4y = 5। आप देखिए कि इसे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशन एक बार में दिया रहे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें देखिएगा दो वेरिएबल है, कौन कौन, x और y। इस सिस्टम में दो वेरिएबल है, कौन कौन, x और y। तो x और y का जो वैल्यू मिलेगा है ना, x और y का जो वैल्यू मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ x का वैल्यू मिलेगा, कुछ y का वैल्यू मिलेगा। तो x और y का जो वैल्यू मिलेगा, मान लीजिए कि x का वैल्यू मिल गया अल्फा और y का वैल्यू मिल गया बीटा। तो x और y का जो वैल्यू मिला उसे पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि x = अल्फा, y = बीटा, इसी को बोला जाएगा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। जैसे मान लीजिए कहीं इस तरीके से दिया हुआ है x + y - 2z + 3 = 0, 4x - 3y + z = 7 and x + 2y + 4z = 9। तो देखिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें तीन वेरिएबल है x y z। तो ये तीनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ x का वैल्यू मिलेगा, कुछ y का वैल्यू मिलेगा और कुछ z का वैल्यू मिलेगा। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू मिला अल्फा, y का वैल्यू मिला बीटा और z का वैल्यू मिला गामा। तो x y z का जो वैल्यू मिल रहा है इसी को हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी को हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है आप समझ गए होंगे। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल का वैल्यू सॉल्यूशन कहलाता है। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं, है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप के होते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का तीन तरह का सॉल्यूशन होता है। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का तीन तरह का सॉल्यूशन होता है। एक होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और एक होता है नो सॉल्यूशन। देखिए यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका एक ही वैल्यू मिलेगा। जैसे अगर वेरिएबल है x और y तो x का एक वैल्यू मिलेगा और y का भी एक ही वैल्यू मिलेगा।
तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस वेरिएबल का एक ही वैल्यू मिलेगा। जैसे वेरिएबल x और y है तो x का भी एक वैल्यू मिलेगा और y का भी एक वैल्यू मिलेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। जैसे वेरिएबल x और y है तो x का भी बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, y का भी बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। अगर वेरिएबल z भी है तो z का भी बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। तो अगर वेरिएबल का बहुत सारा वैल्यू मिल रहा है, x का बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, y का भी बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, z का भी बहुत सारा वैल्यू आ रहा है, तो उससे हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका वैल्यू मिलता ही नहीं है, ना आपको x का वैल्यू मिलेगा, ना y का वैल्यू मिलेगा, ना z का वैल्यू मिलेगा। तो वैसे केस में कहते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा, है ना। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं नो सॉल्यूशन, है ना। हम आपको बताया क्या कि यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि यूनिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका यूनिक वैल्यू माने एक ही वैल्यू मिलेगा, है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब कि so many values of variable, यानी जो वेरिएबल्स प्रेजेंट है उसका बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, तो उसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलेंगे। नो सॉल्यूशन का कहने का मतलब कि नो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, है ना। नो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल का कोई वैल्यू ही नहीं मिल रहा है। अब देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है ये कितने टाइप्स के होते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए मेनली दो टाइप के होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं कंसिस्टेंट और दूसरा कहलाता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। हम क्या बताएं, किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और जब किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। यानी कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन जो है मस्ट बी एग्जिस्ट। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट, और यहां पे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट। अब देखिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे दो बात हो सकता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, है ना। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो आप ये समझिए कि अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो उसे हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे, है ना। हम क्या बताएं कि या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिलना
हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसे हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड, तरीका तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ रहा है, जो 12th एग्जाम में आता है, वो क्लियरली बोल देता है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यानी आपको यह स्पष्ट बोल देगा कि मैट्रिक्स मेथड यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करिए, ये क्लियरली बोल देता है। अब देखिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो दो टाइप का हो सकता है, या तो दो वेरिएबल वाला होगा या तीन वेरिएबल वाला होगा। तो हम आपको तीन वेरिएबल वाला बता रहे हैं, उसके बाद दो वेरिएबल वाला वो अपने आप हो जाएगा। यानी जिस तरीके से तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन बनता है वैसे ही दो वेरिएबल वाला भी बनेगा। तो देखिए क्या क्या स्टेप्स है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप देख लीजिए कि उसमें कांस्टेंट को राइट साइड में रखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में दे देता है, तो आप उसको राइट साइड में कर लीजिए पहले। जैसे हम आपको क्या बताएं, जैसे मान लीजिए कहीं इक्वेशन इस तरीके से दे दिया है ना, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट आपका एलएचएस में है, उसको पहले आरएचएस में कर लीजिए। यानी तीनों इक्वेशन में आपको देखना है कि कांस्टेंट राइट साइड में है कि नहीं। कांस्टेंट को राइट साइड में कर लेना है। जैसे -3 है, उसको आरएचएस में ले जाएंगे, इधर आकर के आपका +3 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको कांस्टेंट देखना है कि राइट साइड में है कि नहीं, नहीं है तो ऐसा कर लेना है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि दो ही वेरिएबल देता है, तीसरा वेरिएबल गायब कर देता है ना। जैसे मान लीजिए कैसे दे दिया x - 2y = 3, है ना। तीन इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें से एक इक्वेशन ऐसा दे दिया है x - 2y = 3, तो इसमें तीसरा वेरिएबल गायब है, z वाला है ही नहीं। तो तीसरा वेरिएबल लाएंगे कैसे, इसमें आपको ये कर देना है x - 2y + 0 * z = 3। ये तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देना है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि दो ही वेरिएबल देता है ना। जैसे तीन इक्वेशन दिया हुआ है, तो दो इक्वेशन में तीन वेरिएबल है और तीसरा इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल गायब है उसको लाइए। उसको लाने का तरीका क्या है, उसके साथ 0 लगा करके उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 3x - 2z = 5। तो यहाँ पे देखो x और z है, y नहीं है, तो y आपको लाना पड़ेगा। तो y लाएंगे कैसे, 3x + 0 * y कर दो -2z = 5, ऐसे लिख दीजिए, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर तीन इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें तीनों वेरिएबल होना चाहिए। अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए x और y। तीन इक्वेशन दिया हुआ है तो तीनों वेरिएबल होना चाहिए x y z। अगर नहीं है तो किसी तरीके से आपको लाना है तीनों वेरिएबल। चलिए, तो इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको पहला स्टेप ये करना है कि आपको तीन मैट्रिक्स बनाना है इस इक्वेशन के मदद से, है ना। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसके मदद से आपको तीन मैट्रिक्स बनाना है। एक मैट्रिक्स बनाना है xyz के कोएफिशिएंट से, दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे वेरिएबल्स से, और तीसरा मैट्रिक्स बनाएंगे जो कांस्टेंट है उसका। तो तीन मैट्रिक्स बनाना है। एक मैट्रिक्स बनाएंगे xyz के कोएफिशिएंट से। तो xyz का कोएफिशिएंट देखिए a1 b1 c1, तो a1 b1 c1, फिर याद रखो a2 b2 c2, a2 b2 c2, फिर याद रखिए a3 b3 c3। तो एक मैट्रिक्स ये बना लिए,
एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनाइए और इस मैट्रिक्स को नाम देते हैं कैपिटल ए। ध्यान दीजिएगा, जो नाम बता रहे हैं वही नाम दिया जाता है। दूसरा मैट्रिक्स बनाना है वेरिएबल्स का। वेरिएबल कौन है इसमें? एक्स वाई जेड है, 3 वेरिएबल है। तो दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे वेरिएबल का। वेरिएबल कौन है? तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इस मैट्रिक्स को नाम देना है कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स। और तीसरा मैट्रिक्स बनाएंगे कांस्टेंट का। कौन? d1 d2 d3। तो तीसरा मैट्रिक्स बनाना है d1 d2 d3। ये हो गया आपका। इस मैट्रिक्स को नाम देना है कैपिटल बी, है ना। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन के मदद से 3 मैट्रिक्स बना लेना है। सही है। अब दूसरा स्टेप ये है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखिए, जब आप मैट्रिक्स ए में x मल्टीप्लाई करेंगे और b के बराबर कर देंगे तो यही वाला मिल जाएगा। जैसे बात समझिए, हम आपको क्या बोला, इस मैट्रिक्स में इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। मैट्रिक्स ए में x को मल्टीप्लाई करिए तो मैट्रिक्स x माने x y z इक्वल टू कर दीजिए मैट्रिक्स b। तो मैट्रिक्स b यानी कि d1 d2 d3। तो अब आप देखिएगा क्या कि जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इसके बराबर करेंगे तो आपको यही वाला मिल जाएगा। कैसे? तो आप देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो इसका रो इसके कॉलम से गुना करें तो आपको क्या मिलेगा? a1x b1y और c1z बराबर क्या लिखेंगे? d1। फिर देखिए दूसरा रो पहला कॉलम a2x b2y c2z इक्वल टू d2, है ना। फिर देखिए तीसरा रो पहला कॉलम a3x b3y c3z इक्वल टू d3। तो देखिए हो क्या रहा है कि जब मैट्रिक्स A में x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके बराबर करते हैं तो हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है? देखो याद क्या रखना है, डायरेक्ट ये क्या है? ये मैट्रिक्स A है, ये क्या है? मैट्रिक्स X है इक्वल टू ये क्या है? मैट्रिक्स B है। तो x बराबर b, आपको ये इक्वेशन ध्यान रखना है, x बराबर b, x बराबर b। यानी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसको मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? x बराबर b, x बराबर b। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? ax बराबर b। अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड का वैल्यू। एक्स वाई जेड कहां पे है? मैट्रिक्स एक्स में है, यानी हमें मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू निकालना है। मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू निकालना है तो यहां से हमें कैपिटल एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कैपिटल एक्स निकालना होगा तो मैट्रिक्स ए को आरएचएस में ले जाएंगे, तो ए को आरएचएस में ले जाएंगे तो ए इनवर्स बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा, है ना। ए को जब आरएचएस में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ए इनवर्स बन जाएगा। तो x बराबर ए इनवर्स इनटू बी। और ये देखिए हम आपको बताएंगे ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना, इनटू बी।
ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब आप आराम से एडजॉइंट ऑफ a निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स A है तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स B आपको मालूम है, डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको ये फार्मूला की तरफ ध्यान रखना है ना, x बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B बटा डिटरमिनेंट ऑफ A। तो देखिए आपको करना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन में क्या करना है समझिए, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो पहला काम तो आपको ये तीन मैट्रिक्स बना लेना है। ये तीन मैट्रिक्स आपको बना लेना है। मैट्रिक्स A बना लीजिएगा, मैट्रिक्स X बना लीजिएगा, मैट्रिक्स B बना लीजिएगा। ये तीन काम है ना, स्टेप 1 आपको करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट लिखना है x बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B बटा डिटरमिनेंट ऑफ A। आपको ये वाला फार्मूला की तरफ ध्यान रखना है, x बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B बटा डिटरमिनेंट ऑफ A। इसी फार्मूले से हम लोग कैपिटल X का वैल्यू निकालेंगे। कैपिटल X माने क्या हो गया, x y z का वैल्यू निकाला जाएगा। देखिए अभी हम आपको जो थ्योरी बताएं उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। अभी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं 2 वेरिएबल वाला है ना, 3 वेरिएबल वाला भी रहेगा तो वैसे ही बनाइएगा। देखिए अभी 2 वेरिएबल वाला बता रहे हैं तो सबसे पहला हम आपको क्या बताएं कि आप 3 मैट्रिक्स बनाइए। एक मैट्रिक्स बनाइए xy के कोफिशिएंट से। xy का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, फिर x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2। तो एक मैट्रिक्स बना लिए xy के कोफिशिएंट से, इसको नाम दे देना है कैपिटल A। दूसरा मैट्रिक्स बनाइए वेरिएबल्स का। वेरिएबल कौन कौन है, x और y, x और y ये वेरिएबल्स का, इसको नाम दे देना है कैपिटल X। दूसरा मैट्रिक्स बनाइए कांस्टेंट का। कांस्टेंट कौन कौन है, 8 5, इसको नाम दे देना है कैपिटल B, है ना। तो ये 3 मैट्रिक्स आपको बनाना है और आपको डायरेक्ट यहां पे लिखना है वी नो दैट। हम अभी आपको बताएं कि x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, कैपिटल X का वैल्यू निकालना है। तो कैपिटल X बराबर फार्मूला बताया मैं अभी आपको, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ A। यही फार्मूला आपको बताया। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है और मैट्रिक्स B। तो मैट्रिक्स B तो यहाँ दिया हुआ है ये। चलिए तो हम लोग पहले डिटरमिनेंट ऑफ A निकालते हैं, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। अब देखिए इसको आप ऐसा करो, इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो। डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर डिटरमिनेंट ऑफ A निकालिए, मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट निकालिए 2 3 1 2। इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा कितना है, 4 - 3 यानी 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लीजिए 1। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A। अब निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। तो वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे ये आपको हम बता चुके हैं, लेक्चर नंबर 9 में बताए हैं। अब जाके देखिए कैसे एडजॉइंट निकाला जाता है। हम आपको बताए थे कि डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, उसके बाद ट्रांसपोज करिए, तब जाके एडजॉइंट ऑफ A आता है। तो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं एडजॉइंट ऑफ A कैसे, है ना। एडजॉइंट ऑफ A यदि लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू 2 - 3 - 1 2। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A। कहां से आया, आप खुद निकालिएगा अपने से, यही आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ A। कैसे निकाला जाता है ये लेक्चर नंबर 9 में बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालिए, मैट्रिक्स B मालूम है। अब सबको यहां पर रख दीजिए, x का वैल्यू मिल जाएगा। अब आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 कैपिटल X बराबर एडजॉइंट
तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकाल चुके हैं 2 -3 -1 2 एडजॉइंट ऑफ ए